यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग चैप्टर 10 स्टार्ट किया था कल, और इसमें हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। मैंने आपको इससे रिलेटेड हिस्ट्री समझाई थी कि किस तरह से जो न्यूटन है वो ग्रेविटेशन के बारे में उन्होंने सोचा और उसके बारे में लॉ लिखी। तो उनका तो आंसर ये था कि उन्होंने जोहान्स केपलर का थर्ड लॉ यूज किया था। उस थर्ड लॉ को यूज करके उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लिखा। इससे पहले भी काफी लोग ग्रेविटेशन को स्टडी कर चुके थे कि एक जो फोर्स है वो काम करता है, जो अर्थ है वो एक फोर्स लगाती है सभी ऑब्जेक्ट्स पर, इसी वजह से सारे ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरते हैं, तो क्या होते हैं, फ्री फॉल करते हैं। स्टडी तो काफी लोगों ने किया था, लेकिन इसके बारे में फॉर्मुलेशन नहीं कर पाए थे। क्या नहीं कर पाए थे? फॉर्मुलेशन। और न्यूटन ने इसको पूरे साइंटिफिक मेथड के हिसाब से इसको प्रूव करके बताया। जैसे सबसे पहला पॉइंट होता है ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी ऑब्जेक्ट है हम उसको रिलीज करते हैं तो वो फ्री फॉल करता है, और किस तरफ गिरता है? अर्थ की तरफ गिरता है, या अर्थ के सेंटर की तरफ गिरता है। उसके बाद उन्होंने इसके लिए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किए, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर एक्सपेरिमेंट किए गए। जैसे कि टेम्परेचर को राइज किया गया, तब उसमें इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करके देखा। अभी रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, एक फोर्स लगा इस पर और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया, इस पर एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ। इसके बाद हमने टेम्परेचर को चेंज किया, 50 डिग्री सेल्सियस में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, तब भी देखा ये चौक नीचे की तरफ ही गिरता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, इसका लॉजिकल रीजन देना पड़ेगा, एक लॉजिक बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो न्यूटन ने ये बताया कि जिन ऑब्जेक्ट के पास मास होता है वो एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, और उस अट्रैक्शन फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब इसके लिए फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने इसके लिए फॉर्मूला बनाया, और फॉर्मूला बनाने के बाद उसको प्रूफ करके बताया कि हाँ, ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल सही है, आप इसके थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू क्या कर पाएंगे? कैलकुलेट कर पाएंगे, और इसको प्रूफ करके बताया उन्होंने। एनीवेज, अभी हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पहले मैं लिखता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। एवरी बॉडी या ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object, every other body with a force, with a force। इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अनदर बॉडी को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के थ्रू, और उस फोर्स का नाम क्या है? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स which is called gravitational force, which is called gravitational force। This force is, अब इस फोर्स की क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, ये किस किस पे डिपेंड करता है। दिस फोर्स इज, फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। देयर मतलब उन बॉडीज का जितना भी मास है उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दैट इज को आई डॉट ई डॉट से लिख सकते हैं, दैट इज फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को मान लीजिए हम एफ से लिखते हैं, तो ये जो फोर्स होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो यही तो स्टेटमेंट लिखी, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उनके मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि मास अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि ये वाली क्वांटिटीज अगर इंक्रीज होंगी, मासेस अगर इंक्रीज होंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या है,
This force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between the objects. Inversely proportionate to the square of distance between them. इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंस को r से भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस को d से भी लिख सकते हैं। यहां पर जो डिस्टेंस है उसको मैं r से लिख रहा हूं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये रेडियस नहीं बता रहा मैं आपको, ये r डिस्टेंस के लिए यूज किया जा रहा है। तो देख लीजिए, जो फोर्स है वो इन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। इसको बोला जाता है, ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो बोलने का तरीका क्या है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। बोलने का तरीका क्या है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मैं इसको कंबाइन करके लिखता हूं। ये स्टेटमेंट आप लोग देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है और उस फोर्स का नाम क्या रखा गया है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के बीच में जितने भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या हुआ? अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज होगी, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो पहले वाली क्वांटिटी, अगर ये क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी तो पहले वाली क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये डिवाइड में है। डिवाइड वाला नंबर जितना बड़ा होता जाएगा ये फोर्स की क्वांटिटी उतनी ही छोटी होती जाएगी, फोर्स की क्वांटिटी उतनी ही कम होती जाएगी। अब देखिए, इसको मैं कंबाइन करके लिखता हूं। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी जो भी मैंने लिखा था इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। और यूनिवर्सल वर्ड क्यों लगा रहे हैं? अच्छा, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि पूरे यूनिवर्स के अंदर आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। जो फॉर्मूला हम अभी बनाने वाले हैं, जो लॉ अभी मैंने लिखी थी वो पूरे यूनिवर्स के लिए अप्लाई होती है। तो हमने दोनों क्वांटिटीज को कंबाइन कर दिया। सबसे पहला ये लिखा था मैंने, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द प्रोडक्ट ऑफ masses of the objects, and second is force is inversely proportionate to the square of distance between the objects, square of distance between the objects। अब इसका डायग्राम देख लीजिए। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अभी कंपैरिजंस भी आपको बताऊंगा इसके। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैविंग मास m1, इसको यहां पर लिखता हूं। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2। और डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है? सेंटर टू सेंटर। तो यहां पर ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो मैंने एक लाइन बना दी। दिस इज द लाइन ऑफ जॉइनिंग ऑफ द टू सेंटर्स। ये एक लाइन ड्रॉ की जो क्या कर रही है? इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है। तो डिस्टेंस यहां से मेजर की जाएगी, इसके सेंटर से और यहां पर इसके सेंटर तक। क्लियर? और डिस्टेंस को किससे लिखा जा रहा है? r से लिखा जा रहा है। फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स है, तो अट्रैक्शन फोर्स तो इस डायरेक्शन में होगा। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेकंड ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींच रहे हैं, दिस इज द फोर्स। और फर्स्ट ऑब्जेक्ट भी सेकंड ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगा रहा है। ये आप लोग स्टडी कर चुके हैं, एक्शन रिएक्शन लो। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर लगाएगा। तो दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, बराबर होंगे। आप ये बोलो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकंड ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया या सेकंड ऑब्जेक्ट ने फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बात एक ही है। इसकी बजाय हम ये बोल देते हैं कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। कितना है? 10 न्यूटन। फॉर एग्जांपल बता रहा था। अभी देखिए, ये इसका डायग्राम। तो यहां पर ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसका मास m1, ये सेकंड ऑब्जेक्ट जिसका मास m2, और ये इनके बीच की डिस्टेंस r। तो मैंने यहां पर लिखा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे।
बाय कंबाइनिंग दीज इक्वेशंस। एक साथ लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो ये कैलकुलेशन आ गई। ओके, अभी इसमें प्रोपोर्शनेट का सिंबल आ रहा है। तो हमने ये देखा कि फोर्स जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मासेस पे, और किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के बीच में जितनी भी डिस्टेंस है। अभी इनको भी डिस्कस करेंगे हम। m1 m2 की वैल्यू को बढ़ाया जाए तो क्या होगा, r की वैल्यू को इंक्रीज किया जाए तो क्या होगा। लेकिन पहले फॉर्मूला को कंप्लीट करते हैं। देखिए, फॉर्मूला को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये जो प्रोपोर्शनेट का सिंबल है इसको हटा करके एक कांस्टेंट लगाएंगे। अब वो कांस्टेंट क्यों लगाएंगे, उसका रीजन ये है कि राइट साइड में जो क्वांटिटीज हैं वो लेफ्ट साइड की क्वांटिटीज के बराबर नहीं आ रही है। अगर हम फॉर्मूला बना रहे हैं तो फॉर्मूला बनाने का मतलब क्या है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने लिखा कि ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये 1 किलोग्राम का है। अब एक्सपेरिमेंट सुन लीजिए, ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये 1 किलोग्राम का है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है ये भी कितने का है, ये भी 1 किलोग्राम का है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर, और दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 1 मीटर। तो अगर मैं ये वैल्यूज यहां पर पुट करता हूं तो क्या आना चाहिए, फोर्स। अगर मैं ये वैल्यूज यहां पर पुट करूंगा तो क्या आना चाहिए, फोर्स की वैल्यू। कर दो पुट वैल्यू यहां पे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास क्या है, तो यहां पे लिखा प्रोपोर्शनेट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है 1 किलोग्राम, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है 1 किलोग्राम, और डिस्टेंस का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, फोर्स की वैल्यू तो 1 न्यूटन आ जाएगी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ये दोनों एक दूसरे पर 1 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाते हैं। हमारे इस फॉर्मूला से कितनी वैल्यू आएगी, 1 न्यूटन आएगा, लेकिन 1 न्यूटन फोर्स नहीं लगाते हैं। इसका मतलब इस फॉर्मूला में अभी एक क्वांटिटी और बाकी है, एक क्वांटिटी और बाकी है, वो जैसे ही लगाएंगे राइट साइड की जो पैरामीटर्स हैं वो लेफ्ट साइड के पैरामीटर्स के बराबर आ जाएंगे। ओके, अब वो क्या होगा, उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसको क्या बोला जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के लिए न्यूटन ने सिर्फ यही फॉर्मूला बनाया था, उन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं की थी न्यूटन ने। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, यहां पर मैंने प्रोपोर्शनेट का सिंबल हटाया, इसको हटा करके यहां पर लगा देंगे इक्वल टू। अब ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, और यहां पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोला जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और फॉर्मूला बन जाएगा g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हियर g is known as यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल, अभी इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। और यूनिट क्या बनेगी, यूनिट इस फॉर्मूला से बना सकते हैं, यूनिट इस फॉर्मूला से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, यहां पर g को एक तरफ पड़ा रहने दीजिए, बाकी सब क्वांटिटीज को दूसरी तरफ कर दीजिए। देखो अब ये r स्क्वायर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, m1 m2 g के मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएंगे। तो g को इस तरफ पड़ा रहने दीजिए और बाकी सब क्वांटिटीज को दूसरी तरफ कर दीजिए। तो यहां पर आ जाएगा g इज इक्वल टू f, और r स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, m1 m2 इसके मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये बन गया। अब इन सबके यूनिट्स को पुट कर दीजिए। फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। m1 m2 किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम इंटू किलोग्राम का मतलब है किलोग्राम स्क्वायर। तो क्या यूनिट बनेगी इसकी, यूनिट को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स टू, इसको इनवर्स बोला जाता है, -2 बोल दीजिए या इनवर्स 2 बोल दीजिए, एक ही बात है। तो क्या यूनिट बनेगी इसकी, वैल्यू तो मैंने आपको बता दी, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11
और यूनिट होगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है तो सुनिए, एक्सपेरिमेंट से करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? एक्सपेरिमेंट से फाइंड करेंगे। एक्सपेरिमेंट देखिए क्या होगा। हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट लिए 1 किलोग्राम के। कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू फाइंड की थी, हेनरी कैवेंडिश। मैं आपको सिंपल एक्सपेरिमेंट बताता हूं जिससे इसकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है। देखिए यहां पर ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम का, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये भी कितना है, ये भी 1 किलोग्राम का है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। दोनों ऑब्जेक्ट्स को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा गया और आपके सामने ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, हमने इनके बीच में क्या किया, एक डिवाइस लगा दी। एक डिवाइस के थ्रू, टॉर्शन बैलेंस बोलते हैं जिसको, तो टॉर्शन बैलेंस के थ्रू हमने क्या किया, इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स निकाला। एक डिवाइस लगा दी, टॉर्शन बैलेंस, उस डिवाइस से हम इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स निकाल सकते हैं। तो टॉर्शन बैलेंस से जब मैंने इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स मेजर किया, उस डिवाइस के थ्रू मैंने इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स मेजर किया, तो कितना आया, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, ये फोर्स आया। दिस इज द फोर्स। तो अब ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। फोर्स कितना आया, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जी की वैल्यू हमें पता नहीं है। m1, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1, और डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई में डिवाइड में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये वैल्यू आ गई एक्सपेरिमेंट से। तो इस तरह से ये जी की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। ये सिर्फ एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो राइट साइड की क्वांटिटीज है उसको लेफ्ट साइड की क्वांटिटीज के बराबर करने के लिए, मतलब जो फॉर्मूला के रिजल्ट है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बराबर आए, तो उसके लिए इस फॉर्मूला को कंप्लीट किया गया बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आगे सुनिए कि मास बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फोर्स इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, अब फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड करेगा मासेस पे और डिपेंड करेगा उनके बीच की डिस्टेंस पे, जी पे डिपेंड नहीं करेगा। जी क्या है, जी तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो चेंज ही नहीं होगी। जब भी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे यही करेंगे, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन सुनिए क्या है। सबसे पहले मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 किलोग्राम, या हम लोग इसके मास को m1 लिख देते हैं, ठीक है, इसका मास है m1, और सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है m2, और इनके बीच की डिस्टेंस है r। अब सेकंड केस सुनिए, ये फर्स्ट केस था। आपको कंपेयर करके बताना है कि किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा और कितना ज्यादा होगा, कितना फोर्स इंक्रीज हो जाएगा या कितना फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी भी बतानी होगी। तो ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में देखिए, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था उसका मास मैंने डबल कर दिया 2m1, सेकंड ऑब्जेक्ट वैसा ही है m2, और इनके बीच की डिस्टेंस आ रही है। तो बताइए कौन सा फोर्स ज्यादा होगा। ये जो फोर्स है मैं इसको FA लिख देता हूं, और ये जो फोर्स है जो हमारे दूसरे केस में आ रहा है, सेकंड केस में आ रहा है, मैं इसको FB लिख देता हूं। तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा, कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, G मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, और इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब FB देखिए कितना आएगा, इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कितना आएगा, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, G मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास कितना है 2m1, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास कितना है m2, और डिस्टेंस कितनी है r, तो r स्क्वायर कर देंगे, डिस्टेंस स्क्वायर करना होता है। इसको सॉल्व कीजिए, FB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेकंड केस में, इस B केस में क्या फोर्स आएगा, 2 को यहां लिख दीजिए, 2G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये रहा 2m1 इंटू m2, ये लिख दिया 2, ये G, ये m1, ये m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब कौन सा फोर्स ज्यादा है और कितना ज्यादा है, कैसे बताएंगे, वो दिख ही रहा है, इसमें G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आ रहा है, और इसमें आ रहा है 2G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर।
मतलब कि फोर्स 2 टाइम्स हो चुका है, डबल हो चुका है। अब कैसे फाइंड करेंगे, इसको डिवाइड कर लीजिए, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। तो सेकंड इक्वेशन थी, उसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन है एफ बी और फर्स्ट इक्वेशन है एफ ए, दोनों को डिवाइड कर दिया। एफ बी की वैल्यू पुट कर दीजिए 2g m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय एफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ए की वैल्यू है g m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, जी m1 m2 आर स्क्वायर, जी m1 m2 आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2 बच गया। तो यहां पर क्या रिजल्ट आ रहा है, मैं रिजल्ट यहां लिख रहा हूं, दिस इज द रिजल्ट एफ बी अपॉन एफ ए इज इक्वल टू 2 आ रहा है, इनका रेशियो 2 आया। जो एफ ए है वो डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एफ बी इज इक्वल टू 2 एफ ए। देखिए रिजल्ट आ चुका है। जो सेकंड केस में जो फोर्स है वो फर्स्ट केस में जो फोर्स था उसका जस्ट डबल है, क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया। अगर मैं दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दूं, तो अगर मैं इसका मास भी 2m2 कर दूं डबल, तो यहां पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 2m2, 2 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और इस केस में जो फोर्स आएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, इस केस में जो फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बनता है क्या, कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट का मास डबल करेंगे तो फोर्स की वैल्यू डबल हो जाएगी। अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल करेंगे, अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल करेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, 4 गुना इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। फिर से सुनिए क्या बोला मैंने, अगर आप एक ऑब्जेक्ट का मास डबल करेंगे तो फोर्स 2 टाइम्स हो जाएगा, अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास डबल कर देंगे तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस की। अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट केस तो हमारा एज इट इज ही लिखा हुआ है, सेम टू सेम। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड केस की, इसकी वैल्यूज को चेंज करेंगे और यहां पर पता लगाएंगे कि फोर्स की वैल्यू में कितना चेंज आएगा। सेकंड केस में देखिए मासेस सेम लूंगा अब मैं, फर्स्ट केस में मासेस सेम है, सेकंड केस में भी मास सेम है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी कर दी हमने, 2r डबल। पहले डिस्टेंस r थी, अब मैंने डिस्टेंस कितनी कर दी, 2r। अब इस केस में हम लोग निकालते हैं फोर्स की वैल्यू, g मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट m2 एंड डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 2r, और डिस्टेंस का क्या करना है, डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा g m1 m2 डिवाइड बाय स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये r स्क्वायर हो जाएगा, सो इट विल बी 4r स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड कर देंगे, कर दो डिवाइड, क्या होगा, तो यहां लिखेंगे एफ बी डिवाइड बाय एफ ए इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइड बाय 4r स्क्वायर, और एफ ए की वैल्यू पुट कीजिए, एफ ए की वैल्यू क्या है, जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये जी m1 m2 जी m1 m2 आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर क्या बच जाएगा, 1/4, क्या हो जाएगा, 1/4। तो सिंपल सा रिजल्ट आ रहा है, देखिए सेकंड केस में जो फोर्स है एफ बी वो 1/4 हो गया, कौन से केस से, फर्स्ट केस से, मतलब 4 गुना कम हो गया, 1/4 हो गया, क्योंकि यहां पर क्या आता है, यहां पर आता है डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर आप डिस्टेंस को डबल करोगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंस को 3 टाइम्स करोगे तो फोर्स 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। आपको स्क्वायर करना है, अगर आपने अगर डिस्टेंस को 2 टाइम्स किया तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, अगर डिस्टेंस को 3 टाइम्स करोगे, 3 गुना बढ़ा दोगे तो फोर्स 9 गुना कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है ना, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम होता जाएगा। अगर आप डिस्टेंस को 4 टाइम्स करोगे तो फोर्स 16 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, अगर आप डिस्टेंस को 5 टाइम्स कर दोगे तो फोर्स 25 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो स्क्वायर के अंदर फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। डिस्टेंस डबल करेंगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, डिस्टेंस 3 टाइम्स करेंगे तो फोर्स 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, अगर डिस्टेंस को 4 टाइम्स कर देंगे तो फोर्स 16 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा।
तो इस तरह से ये किस किस पे डिपेंड करेगा, ये मासेस पे डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के, और उनके डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो इसमें अगर हम मास को इंक्रीज करते हैं, एक ऑब्जेक्ट के मास को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स 2 टाइम्स हो जाएगा, अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा, अगर डिस्टेंस डबल करोगे तो फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स में देख सकते हैं, जिसमें ये पूछा गया होगा कि अगर हम डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स की वैल्यू में क्या इफेक्ट पड़ेगा, या अगर मासेस को डबल करेंगे तो फोर्स की वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। कल हम फिर से यही डिस्कस करेंगे दोबारा से, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं और कैलकुलेशन किस तरह से की जाएंगी। बेसिकली इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो काफी बड़ी होती हैं, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट अर्थ लेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट मून लेंगे। अर्थ का मास है 10⁻24 टाइम्स और मून का मास है 10⁻22 टाइम्स। तो बड़ी कैलकुलेशंस होंगी, और बड़ी कैलकुलेशंस किस तरह से सॉल्व की जाती हैं वो कल हम डिस्कस करेंगे। यस तौशिक।